Good morning to all of you. Today is our revision session of acids, base and salt. ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये टॉपिक के अंदर यहाँ पर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो रिवीजन सेशन है, एक 10 मिनट में 15 मिनट में ये टॉपिक के मार्क्स कैसे कैप्चर करना है उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडिकेटर। इंडिकेटर में 2 पॉइंट आते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है, जैसे लिटमस, ये नेचुरल इंडिकेटर में आता है। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है कि जो पेटल्स है, जैसे हमारा जासवंत जो रहता है उसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, उसके पेटल्स का यूज करके भी हम एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फ्लावर्स के पेटल्स जो है उसको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस सॉल्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कैबेज है उसको भी यूज कर सकते हैं हम एसिड बेस सॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, या एसिड या बेस रिकॉग्नाइज करने के लिए। और एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका जो टेस्ट रहता है, बराबर है, वो टेस्ट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकते, बेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मराठी में एसिड को अम्ल कहते हैं, तो जो बेस है उसे हम अम्लारी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो टेस्ट है, टेस्ट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या स्ट्रॉन्ग बेस है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर हम ट्राई करेंगे या कॉन्सेंट्रिक एसिड्स को हम ट्राई करेंगे तो ये काफ़ी डेंजर हो सकता है आपकी स्किन के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज द नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड वन इज द केमिकल और सिंथेटिक इंडिकेटर। केमिकल इंडिकेटर और दूसरा है नेचुरल इंडिकेटर। ये दोनों भी पॉइंट जो है ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब केमिकल इंडिकेटर में कौन कौन आता है, तो फिनोल्फथैलीन आता है और दूसरा मिथिल ऑरेंज। ये भी हम एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर पहला पॉइंट दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट के, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर पहला प्रॉपर्टी उन्होंने क्या दिया है कि देखो, एसिड्स एंड बेसिस इन लैबोरेटरी। अब लैबोरेटरी के अंदर एसिड्स एंड बेस को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर दूसरा आर्टिकल दिया है। अब यहां पर एक सैंपल लिया है, जैसे हमने एसिड लिया है, क्या लिया है, पहला जो सॉल्यूशन है एसिड लिया है, ये है एसिड। जब एसिड को लिटमस पेपर में हम डिप करेंगे, एसिड के अंदर जब लिटमस पेपर हम डिप करेंगे तो वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, उसका कलर में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन एसिड के अंदर अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो उसका कलर कैसे होने वाला है, रेड कलर होने वाला है, बराबर है। यानी कि एसिड का रिएक्शन जब ब्लू लिटमस पेपर के साथ होगा तो उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर फॉर्म होगा। एंड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ लिटमस पेपर देयर इज नो चेंज इन कलर। रेड लिटमस के साथ जब रिएक्ट होगा एसिड तो उसके अंदर चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, फिनोल्फथैलीन जब हम एसिड के अंदर डालेंगे, फिनोल्फथैलीन एसिड के अंदर जब डालेंगे तो वहां पर कलरलेस रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब मिथिल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका कलर कैसा टर्न होगा, रेड कलर होगा। तो अगर एसिड है या बेस है, जैसे आप तुकाराम जी मुंडे साहब है, उन्होंने बहुत सारे जगह पर क्या किया है, रेड डाली है। तो वहां पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, उसको अगर डिटेक्ट करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल पीएच पेपर का भी यूज कर सकते हैं, पीएच स्ट्रिप का यूज करके। यानी कि जो रेड लिटमस है, अभी आपने फॉर एग्जाम्पल मट्ठा बनाया है, मट्ठा तो एसिडिक होना चाहिए, बराबर है।
अगर रेड लिटमस पेपर उसके अंदर अगर डाल दिया तो उसमें कलर चेंज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अगर कलर चेंज होता है तो फिर उन्होंने दूसरे सब्सटेंस यूज किए। अगर ब्लू लिटमस डाल दिया तो उसका कलर क्या एक्सपेक्ट है? रेड होना चाहिए, बराबर है। कैसे टेस्ट करते फूड को या क्वालिटी कैसे चेक करते? तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा, मट्ठा जो रहेगा उसके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। अगर कलर दूसरा आता है तो फिर वहां पर जो फूड है वो क्या है? कंटेमिनेटेड है। वो फूड हम खा नहीं सकते क्योंकि उसका रिएक्शन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। यानी कि जितने भी टेस्ट हम करते हैं फूड के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो केमिस्ट्री के ही टेस्ट होते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जब फिनोल्फथैलीन कलरलेस रहता है तो वही मट्ठे के अंदर अगर फिनोल्फथैलीन के 2 ड्रॉप डाल दिया हमने तो कलर क्या होना चाहिए? टेस्ट ट्यूब में लेना पड़ेगा। वो 10 ml ले लो, 5 ml ले लो, उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शन डालना पड़ेगा। तो वो कलरलेस ही रहना चाहिए। अगर फिनोल्फथैलीन डाल दिया और कलर दूसरा ही आया तो क्या समझ के लेने का? उसमें गड़बड़ है। और मिथिल ऑरेंज से भी, यानी कि ये दोनों जो है नेचुरल इंडिकेटर है और ये दोनों क्या है? केमिकल और सिंथेटिक इंडिकेटर है। इंडिकेटर से हम एसिड और बेस के टेस्ट, कौन सा भी सब्सटेंस के अंदर एसिड है तो उसको मेंशन होना चाहिए, अगर एसिड वहां पर नहीं है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। उसके लिए हम दोनों भी इंडिकेटर का यूज करके क्या कर सकते? टेस्ट कर सकते, और ऐसे ही टेस्ट यहां पर होते हैं। दूसरा पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। जब मेटल रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स होते हैं, जैसे अभी ये भी एक मेटल है, ये एक मेटल का रॉड है, और मेटल का रॉड अगर बारिश का टाइम चल रहा है, इसके ऊपर अगर एसिड डाल दिया, बराबर है, जैसे वाटर डाल दिया तो वो कोरोजन का रिएक्शन होगा। लेकिन जब यहां पर ये जो मेटल है उसका रिएक्शन एसिड के साथ जब हम करेंगे तो एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है कि नहीं होता है? बराबर है। तो आपको क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में कि स्पेसिफिक अगर प्रॉपर्टी आपको आती है कि एसिड का रिएक्शन आप किसके साथ करो? मेटल के साथ करो। तो बहुत सिंपल है, व्हेन द सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज द रिवीजन सेशन। ये रिवीजन सेशन चल रहा है और ये रिवीजन सेशन की वजह से मैंने ये पूरे शॉर्ट पॉइंट यहां पर लिख के दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिए। कम से कम लेक्चर के अंदर हमने मोर देन 5 to 6 रिएक्शन, कुछ प्रॉपर्टी के मोर देन 10 रिएक्शन हमने स्टडी किए हैं, वो स्टूडेंट के पास है। लेकिन ये क्विक रिवीजन है, इसीलिए 2 रिएक्शन लिए। पहला जो पॉइंट है, सोडियम का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो बहुत सिंपल है। यहां पर 2 सोडियम है, 2 Cl यहां पर भी है, तो क्या फॉर्म होगा? ट्वाइस NaCl फॉर्म होगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्म हो गए, और रिमेनिंग क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस रहेगा, और वो भी आप इस रिएक्शन से रिलीज होगा। अब बहुत बार स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन रहता है, वो स्टूडेंट का प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बराबर है। अब जब मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो सॉल्ट तो मिल रहा है आपको, लेकिन उसी के साथ हाइड्रोजन H2 भी मिल रहा है, और H2 जो है ये एज अ फ्यूल हम क्या कर सकते? यूज कर सकते हैं। अपना इंडिया कंप्लीटली डिपेंड है फ्यूल के लिए दूसरे देशों के ऊपर। 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये रिएक्शन है, एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तो उस रिएक्शन से क्या बाहर निकल रहा है? हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन बाहर आ रहा है उसी को हम क्या यूज कर सकते? क्या यूज कर सकते? एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को, बराबर है। तो वहां पर H2 कलेक्ट करने वाला जो डिवाइस होगा, हाइड्रोजन को कलेक्ट करने वाला जो डिवाइस होगा, वो रिएक्शन जहां पर लार्ज स्केल पर करनी है मेटल का रिएक्शन, जब एसिड के साथ किया जाएगा तो हाइड्रोजन हम क्या कर सकते? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, ये तो रिएक्शन हम प्रैक्टिकली भी स्टडी करने वाले हैं, उसमें नो डाउट। अब दूसरा रिएक्शन है कि जैसे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हुआ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए? सॉल्ट और
हाइड्रोजन फॉर्म हो गए। दूसरा रिएक्शन दिया है जिंक इज अ मेटल एंड उसका रिएक्शन बेस के साथ दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेस। एंड एसिड का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पहला रिएक्शन सभी को क्लियर है? व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। उसके बाद MCQ में क्वेश्चन आ सकता है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हाट हैपन, बराबर एक क्वेश्चन मार्क किया है, एसिड बेस रिएक्शन विथ मेटल क्या फॉर्म होगा? तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म होता है। दूसरा पॉइंट, मेटल का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो क्या फॉर्म होगा? वहां पर सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा, बराबर है। हाँ, सोडियम जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा या सोडियम जिंकेट कहते हैं उसे, सोडियम जिंकेट कहते हैं। तो ये और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज होगा, क्योंकि देखो रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल सोडियम के हैं, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो एक मॉलिक्यूल यहां पर दिया है, एक मॉलिक्यूल यहां पर दिया है। उसके बाद जिंक एक है तो जिंक एक दिया है, ऑक्सीजन यहां पर दिया है, और यहां पर बचे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या होता है? इस रिएक्शन से वाटर रिलीज होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे व्हाट, ये जो रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और ये रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। अब देखो स्टूडेंट, क्या करना है? मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करना है? एसिड के साथ करना है। पहला कंडीशन क्या है कि मैं यहां पर लिखता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सिंपल ये रिएक्शन है और प्रैक्टिकली भी ये हम देखने वाले हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से ही ये करूंगा, बराबर है। अब यहां पर देखो, एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, ये है टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ध्यान से देखो क्या डाल रहा हूं मैं अभी। पहला क्या डालना है हमें? मेटल कार्बोनेट डालना है। क्या डालना है यहां पर? मेटल कार्बोनेट डालना है। क्या डालना है? मेटल कार्बोनेट। अब यहां पर हम लोगों ने क्या ऐड किया है? मेटल कार्बोनेट ऐड किया है। अब मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है? वहां पर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है। क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट लिया है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? अब देखो स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करना है? एसिड के साथ करना है। ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। अपने साइंस के लैब में बहुत अच्छे से ये सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, बराबर है, ये इतने इतने डब्बे में प्रेजेंट है। तो यहां से हम क्या करेंगे? रैंडमली, आपको लगता है 5 ग्राम में करना है रिएक्शन या 10 ग्राम में करना है, तो ये सोडियम कार्बोनेट लिया है। व्हाट इज द सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट इज अ मेटल कार्बोनेट, बराबर है। तो सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद आपको क्या करना है? जब ऊपर से हमें ऐड का क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये रिएक्शन आपको 100% एग्जाम में आएगा। अब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एसिड के साथ हो रहा है। एसिड के साथ हो रहा है, तो ये एसिड के ड्रॉपलेट्स हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ये कौन ऐड कर रहे हैं? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। यहां पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल है, तो Cl के भी कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होने चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया है? ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही ये हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको क्या करना है? एक बर्निंग कैंडल रखना है। यहां पर आपको क्या रखना है? बर्निंग कैंडल आपको रखना है। जैसे ही आप इसमें क्या ऐड करोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे। हाँ, तो ये रिएक्शन के अंदर क्या क्या फॉर्म होता है? देखो, यहां पर 2 सोडियम और 2 Cl क्या फॉर्म करने वाला है? पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है? ट्वाइस NaCl। रिएक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये क्या फॉर्म करेगा? ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। उसके बाद पहला प्रोडक्ट क्लियर सभी को, यानी कि यहां पर नमक फॉर्म होने वाला है। व्हेन द मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड, क्या फॉर्म होने वाला है? पहला प्रोडक्ट साल्ट फॉर्म होने वाला है। पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? साल्ट फॉर्म हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो क्या फॉर्म होगा, H2 ऊपर से आया, ऊपर का खत्म, और ये क्या आएगा, ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म हो रहा है, ये पानी फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन के अंदर मेटल कार्बोनेट डाला था, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे प्रैक्टिकली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही, आपको आ रही कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। CO2 फॉर्म हो रहा है, बराबर है। कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं CO2 के, 1। वाटर के मॉलिक्यूल कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1। इस इतना स्मॉल चीजों के ऊपर आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अब ये यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर CO2 फॉर्म हो रहा है, तो CO2 आग लगाने का काम करता है या आग बुझाने का काम करता है, लारे ऑक्सीजन लगाने का काम करेगा। CO2 क्या करेगा, बुझाने का काम करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं CO2 को। जब कैंडल ऊपर से डालोगे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे हम एसिड डालते तो वैसे ये गैस की वजह से ये कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है और यहां से धुआं निकलता है, बराबर है। ये जो रिएक्शन है, कैंडल बर्निंग में पोजीशन में जो थी उसका बर्निंग स्टॉप हो जाता है। क्लियर। तो देखो यहां पर ये रिएक्शन में CO2 आया, ये रिएक्शन में वाटर आया और ये रिएक्शन में साल्ट भी आया। तो व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड व्हाट हैपन और विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, salt, water molecule and CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर। सेम रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी साल्ट जैसा है, सिर्फ यहां पर क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर एक ही सोडियम है तो यहां पर NaCl एक फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और CO2 फॉर्म होगा। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, प्रोडक्ट आर सेम, सिर्फ पहला जो रिएक्शन है उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है, सॉल्ट का, और नीचे के रिएक्शन में सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है NaCl का, H2 का और CO2 का। इज इट क्लियर। दोनों भी रिएक्शन नियर अबाउट सेम है और दोनों भी रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए ये प्रैक्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है और ये भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, लेकिन आपको समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। अब लास्ट के जो रिएक्शंस है देखो, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये रफ करता हूं, अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट भी लिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो जो रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये टॉपिक के अंदर। अब उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि एसिड और बेस फॉर्म होता है। जैसे ये हाथ है मेरा, ये इधर गया तो डाउन, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ये कौन से पोजीशन में, इक्वल पोजीशन में, एक एसिड है तो एक बेस है, अब ये इक्वल है तो स्टेबल है। जैसे हम किसी को इधर से और इधर से प्रेस करते हैं और हाथ स्टेबल होता है तो क्या होता है, और इधर मूव कब होगा, जब ये हाथ इधर ज्यादा पावर लगाएगा तब। सेम वैसा है, एसिड और बेस का दोनों का भी सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया, सेम प्रमाण लिया, दोनों को मिक्स किया तो क्या फॉर्म होता है। देखो जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो बहुत सिंपल है, एसिड का HCl और दूसरा NaOH। तो देखो यहाँ पे सोडियम और यहाँ पर Cl क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। और ये जो बॉन्ड रहता है NaCl का वो आयोनिक बॉन्ड रहता है। कौन से बॉन्ड की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोडियम हैव द पॉजिटिव चार्ज and Cl have the negative charge. Why the sodium have a positive charge? Because sodium donate the 1 electron to Cl and Cl gain the 1 electron. So घेणारा भिकारी असतो म्हणून त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि देणारा श्रीमंत असतो, श्रीमंत मनाचा माणूस असतो म्हणून सोडियमवर पॉजिटिव चार्ज है। आणि या चार्ज मुळे ये दोनों चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से
ये दोनों क्या होते हैं, सॉल्ट के रूप में फॉर्म होते हैं और बॉन्डिंग फॉर्म करके वो स्टेबल हो जाते हैं। अब उसके बाद और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, H2O वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो रहा है वहां पर, वाटर फॉर्म हो रहा है, बराबर है। तो वहां पर रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई, ना एसिड हुआ ना बेस फॉर्म हुआ। ये दोनों भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, यानी कि उनका pH भी 7 रहता है। तो स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है 4 नंबर का, उसी को क्या कहा है, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पार्ट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी भी आपको लगेगा कि ये डिटेल में चल रहा है, लेकिन हमने इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया है। जस्ट ये रिवीजन सेशन है। लास्ट रिएक्शन की तरफ हम आ रहे। एसिड का रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ होता है, व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड व्हाट विल बी द फॉर्म। ये मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड है, ये इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब होता है तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है। ये ऐसे ऑक्सीजन सेपरेट, जिंक का रिएक्शन किसके साथ होगा, Cl2 के साथ होगा, और यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, रिएक्शन नहीं दी। वहाँ पर आप सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते। ऑलरेडी मैंने 4-5 रिएक्शन या ये रिएक्शन की भी दिए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपना उसके बाद पीएच स्केल नाम का एक आर्टिकल है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पीएच स्केल, कोकट साहब टाइम कितना हो रहा है उसमें देखो एक बार, 26 मिनट, ओके। Within 2 to 3 minutes I will explain the pH scale. pH scale, अब what is the pH? pH is the negative logarithm of H plus ions. ये जो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस, ये उसका फॉर्मूला रहता है हाउ टू डिटरमाइन द pH, यानी कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, एसिड जो होते हैं, जो एसिड्स होते हैं उनमें सभी में जनरली कॉमन क्या रहता है, H प्लस आयंस रहते, और बेस जो है वहाँ पर क्या रहता है, OH माइनस आयंस रहते हैं। तो यहाँ पर सभी इसमें देखो NaOH, HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, यहाँ पर OH का मात्रा ज़्यादा रहता है। अब देखेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन तो हमने देखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल जो है 0 से लेके 14 तक रहता है, और जो 7 रहेगा उसका मिड पॉइंट, तो ये क्या होगा, 7 जो है वो न्यूट्रल रहता है। 7 कभी भी क्या रहता है, न्यूट्रल, उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे हम। यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देखो बहुत सिंपल है। पहले 2 कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जो वैल्यूज 0 की तरफ है और 14 की तरफ है उसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर कोई सब्सटेंस का pH 0 1 2 के आसपास है तो उसे क्या कहने का, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जैसे हम 7 से इधर जा रहे तो एसिड का मात्रा क्या होगा, एसिड क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट जो रहेगा, 7 से जब हम 14 की तरफ जाते हैं तो बेस जो है वो इंक्रीज होगा, बेस बढ़ेगा। जो एसिड कब बढ़ेगा, जब 7 से लेके इधर, तो जैसे कोई सब्सटेंस का pH अगर 1 आता है तो वो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। एसिड तो आएगा लेकिन वो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और किसी सब्सटेंस का pH अगर 6 आता है तो उसे क्या कहने का, वीक एसिड कहते हैं। 5 6 वीक एसिड। 8 9 पर रहेगा तो वीक बेस रहेगा, और 14 की तरफ आता है तो उसे क्या कहने का, स्ट्रॉन्ग बेस कहने का। अब एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे जो अपना गैस्ट्रिक जूस रहता है उसका pH दिया है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो है उसका pH 1.2 दिया है। लेमन जूस जो है उसका pH 2.2 दिया है।
प्योर वाटर का जो रहता है 7 रहता है और प्योर ब्लड का जो रहता है वो 7.4 रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है उसका पीएच 14 रहता है। एसिड जो है जनरली उसका पीएच रेंज में अगर देखेंगे तो लो रहता है। यूरिन का पीएच जो है वो 6 रहता है। जो अपना ब्लैक कॉफ़ी जो रहता है उसका पीएच 5 रहता है। एसिडिक रेंज जो रहता है उसका पीएच नियर अबाउट 4 रहता है। जो एप्पल होते हैं उसका भी पीएच नियर अबाउट 3 to 4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 रहता है। और दूसरा जो अपना कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH का पीएच 14 रहता है। उसके बाद बेकिंग सोडा जो रहता है उसका पीएच 8 रहता है। सी वाटर का जो पीएच रहता है वो 8 रहता है। जो एग्स रहते हैं उसका भी पीएच 8 के आसपास रहता है। जो शैम्पू रहता है उसका भी पीएच 7 to 10 रहते हैं। तो इस टाइप के जो पीएच है और पीएच के जो एग्जाम्पल्स है डिफरेंट काइंड्स के फाउंडेशन के बुक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन आपको फोकस करना है एनसीईआरटी के जो टेबल है उसी के ऊपर। तो इस टाइप से ये चैप्टर है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल जो रहता है यूजेस ऑफ सॉल्ट, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप भी एक बार रिवाइज करो। तो जो सॉल्ट है सबसे पहले रहता है NaCl। NaCl का रोल क्या होता है? इट इज़ अ टेबल सॉल्ट, उसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। जो अपना ह्यूमन बॉडी जो रहता है उसको अगर हम देखेंगे तो वह उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो जो अपना नर्वस सिस्टम है वहाँ पर उसका यूज़ होता है। ब्रेन के लिए NaCl का ये होता है। और जो मिनरल्स और आयंस को बैलेंस करने के लिए भी उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने वॉशिंग सोडा देखा है। वॉशिंग सोडे के भी यूजेस और रिएक्शन हम लोगों ने देखा है, वो भी आप एक बार रिवाइज करो। वॉशिंग सोडा तो क्लीनिंग जो है रहता है अपने क्लॉथ्स और वो उसको क्लीन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। जो अपना बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं? किचन पाउडर, किचन के अंदर उसको यूज़ करते हैं। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर जो रहेगा, आज के लेक्चर में ही वो पॉइंट हमने कवर किया था ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो पॉइंट है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हमने वो वाटर को क्लीन करने के लिए और उसके अंदर जो जर्म्स रहते हैं, बारिश के टाइम पर बहुत सारे जर्म्स और कंटेमिनेटेड वाटर वो फिल्टर के लिए जाता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद भी कुछ जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते, बराबर है, क्योंकि जो पानी है बहुत सारे जगह से पानी आता है, तो इसीलिए जर्म्स और वो हो सकते। तो वो उसके लिए क्लीन करने के लिए भी हम जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज़ करते हैं। और लास्ट आर्टिकल के बारे में अगर हम देखेंगे तो लास्ट आर्टिकल जो था उसमें हमने पीओपी के बारे में कंसेप्ट स्टडी किया था। जो पीओपी है, पीओपी का फार्मूला अगर देखेंगे हम तो ये CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसे हमने क्या कहा है? पीओपी कहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा है। उसी के अंदर जब हम 1.5 और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्जन होगा? CaSO4 ट्वाइस H2O। तो इसे हमने क्या कहा है? जिप्सम कहा है। तो ये जिप्सम और पीओपी का फार्मूला भी आपको आ सकता है, ये रिएक्शन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। तो ये था शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सभी स्टूडेंट ने ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना है, वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको लिखना है। लेकिन 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में ये चैप्टर कवर कर सकते हैं। अगर टीचर के साइड से ये चैप्टर 40 to 30 मिनट्स में कवर होता है तो स्टूडेंट को भी प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली आपने कितना भी टाइम लिया, कितना भी स्लो स्टूडेंट है, तो उसको 2 घंटे के ऊपर ये टॉपिक के लिए काम करना चाहिए, नहीं चाहिए 2 घंटे के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 2 घंटे का प्रिपरेशन में वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, बहुत अच्छे से, यानी कि बहुत अच्छे से। और ये जो वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है कोई पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पर जाते हैं तो पूरा लेक्चर, पूरा कब लेक्चर हुआ था, क्या हुआ था, कौन सा रिएक्शन स्टडी किया था, उसके बारे में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो के माध्यम से बच्चों को रिवाइज करने के लिए, वो टॉपिक को रिवाइज करने के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उनका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
जो बच्चे फिजिकली जो टीचर रहते हैं, लाइव टीचर जो रहते हैं, लाइव यानी कि आपके क्लासरूम में जो टीचर रहते हैं, वो जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कवर नहीं होता है। देखो मैंने भी 30 या 40 मिनट का ये वीडियो चल रहा है अपना, ये वीडियो के अंदर मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, बराबर है। तो ये ऐसा स्पीड से अगर जाएंगे तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके ये रिएक्शंस और वो प्रैक्टिकली हम स्टडी कर सकते हैं अगर टीचर वहाँ पर अवेलेबल है क्लास में। तो अगर टीचर नहीं है तो फिर ऐसा वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन मेरे सामने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है क्या नहीं, यस और नो? तो स्टूडेंट और इतने साइलेंटली हमारा लेक्चर रहता है और बच्चे भी बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। तो सभी स्टूडेंट ने यही मोड पर काम करना चाहिए एज अ रिवीजन के लिए या कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आपको चैप्टर कवर करना है तो यूट्यूब पे आप देख सकते, नहीं तो पूरे लेक्चर या पूरा ये आप यूट्यूब पर करोगे तो आप पूरा ब्लैंक रहोगे और बहुत सारे बच्चे आपके आगे जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म घातक है और घातक ही रहेगा। स्क्रीन पर स्टूडेंट ने बहुत कम टाइम देना चाहिए स्क्रीन पर। सबसे इम्पॉर्टेंट आप रीडिंग करो, आपका जो क्लासरूम का एक्टिविटी रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं और वहाँ पर जो टीचर रहते हैं उनका जो आर्टिकल के ऊपर उन्होंने टीचिंग करने के बाद जो आर्टिकल पे कमांड आएगा या अंडरस्टैंडिंग आपका जो लेवल रहेगा वो भी बहुत अच्छे से रहेगा। तो स्टूडेंट सभी के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए ऑल द बेस्ट। हर टॉपिक का वीडियो अपलोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी रिवीजन का। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।